चेक करेंगे सभी लोग एक बार फटाफट से। नेटवर्क कनेक्शन एक्सीलेंट है एकदम। भाई चाय में भी मलाई जम जाए ना, मजा आ जाता है भाई पी के एकदम। करें स्टार्ट। भाई चाय में भी मलाई जम जाए ना, मजा आ जाता है भाई। चलो भाई शुरू किया जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार। वाह, चलो टीवी में भी कमेंट आ गए अपने, बढ़िया। कल मैंने आपको कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कर लिया क्या? कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कर लिया क्या सभी लोगों ने? बताओ। डीपीपी का बेटा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, आज आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। कल के आप तो इसके लेक्चर के होमवर्क के बारे में बताओ, कर लिया होमवर्क सभी लोगों ने? अरे एकदम नमस्कार भाई, कर लिया एकदम सभी लोगों ने? चेक करें जरा। कर लिया? चलो शुरू करा जाए कहानी आज की। चलो भाई करें स्टार्ट। रेडी? चलो होमवर्क वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा था। आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं यहां पर एक काम कर देता हूं, ऐड कर देता हूं पहले तो, है ना। कल वाला जो होमवर्क था उसका आंसर सभी लोग चेक करेंगे। पहले तो आप मुझे बता दो क्या आंसर आया। आप लोगों का आंसर क्या आया होमवर्क वाले क्वेश्चन का? जल्दी बताओ फटाफट से, बोलो जल्दी। क्वेश्चन कुछ यहां था, ये क्वेश्चन यही था, चेक करो, चेक करो जरा, क्वेश्चन यही था। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, चेक करें जरा, है ना। फॉर अ केमिकल रिएक्शन क्या कह रहे हैं? 2x प्लस वाई गिव जेड, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड इज 0.05। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, पहले मैं इक्वेशन लिख लूं। इक्वेशन क्या है मेरे पास? 2x प्लस वाई से z, 2x प्लस वाई से क्या बना रहे हैं ये? इससे बना रहे हैं z। ठीक है, इससे z, और आपसे क्या बोला है? देखो क्या बोला है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड इज 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस बेटा आपको बोला है, तो मैं यहां पर लिख लूं क्या, प्लस डी जेड कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी रेट ऑफ अपीयरेंस। कितना दिया है ये? कितना दिया है? 0.05 दिया है। ठीक है, चेक करना सब लोग अपना आंसर, है ना। 0.05, 0.05 मोल पर लीटर होगा, है ना। रेट तो वही दे रखी है, यूनिट, है ना। मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। तो मोलर मिनट इनवर्स लिख दूं मैं? ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट है ना, तो मोलर मिनट इनवर्स लिख दिया। ठीक है, अब आप देखना जरा ध्यान से, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स निकालना है ना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, यहां से मुझे निकालना है माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय
dt, ये मुझे चाहिए, ये दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस, ये चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं हम, है ना, इसमें 2dt इज इक्वल टू y के लिए माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय 1dt। यहां पर थोड़ी देर के लिए 1 लिख सकते हो आप, है ना, तो यहां मैंने 1 लिख दिया 1dt। और z के लिए क्या लिख सकते हो, यहां भी थोड़ी देर के लिए 1 ले सकते हो, है ना, प्लस लगाएंगे, क्यों, प्रोडक्ट है, प्लस dz बाय 1dt। यही लिखा था सभी लोगों ने। ठीक है, चेक करना आप लोग, अपना आंसर भी कर दो जरा फटाफट से। अच्छा, मेरी याद में सैड सॉन्ग सुनने लगे थे, कौन से वाले, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश। अच्छा चलो भाई, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, है ना, इसका इक्वेशन मैंने लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। अब क्या क्या मेरे काम का है, देखो, माइनस डी एक्स बाई 2dt, इसको और इसको बराबर कर दें, y काम का नहीं है, क्यों, dz बाई dt दे रखा है, माइनस डी एक्स बाई dt निकालना है, इन दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को बराबर कर देता हूं अगले पेज में, क्या, माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय 2dt इज इक्वल टू प्लस dz डिवाइडेड बाय 1dt। प्लस dz बाई dt मुझे दे रखा है, देखो, प्लस dz बाई dt 0.05 दे रखा है ना, तो ये 0.05 दे रखा है और ये निकालना है, तो 2 को वहां भेज दें, मुझे ये निकालना है, ध्यान रखना, ये निकालना है, और ये मुझे गिवन है, कितना गिवन है, 0.05, तो 0.05 ये गिवन है, और ये 2 को उधर ले गए तो इंटू 2 हो गया, माइनस dx डिवाइडेड बाय dt, और ये हो गया 0.5 इंटू 2 0.1 हो जाएगा, 0.05 इंटू 2 0.1 हो जाएगा, मोलर मिनट इनवर्स। ठीक है, माइनस dx डिवाइडेड बाय dt, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चेक कर लो आप एक बार, देख लो, है ना, चेक करें जरा सभी लोग एक बार अपना आंसर, सही है क्या, क्या था ऑप्शन में, 0.05, 0.05, ये तो नहीं है, 0.1 आ गया आंसर। चेन्नई इज द राइट आंसर। कितने लोगों का सही था ये, चेन्नई इज द राइट आंसर, कितने लोगों का सही था, चेक करें, बताएं जरा कितने लोगों का सही था, फटाफट से बोलें। ठीक है, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम, कितने लोगों का सही था। आप एवरेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वहां पर डी एक्स बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी ऐसा है, मैंने उस फॉर्म में लिखा है ना, वहां ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप डेल्टा के फॉर्म में भी लिखो, डी के फॉर्म में लिखो या डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, गजब, काफी लोगों का सही है, मतलब मैक्सिमम लोगों का सही था, 99% लोगों का। ठीक है, चलो, ये हो गया अपना होमवर्क का डिस्कशन। आज का हम टॉपिक देख लेते हैं, क्या है बेटा, आज का हमारा गोल है ग्राफिकल एनालिसिस मुझे करना है। ठीक है, मुझे ग्राफिकल एनालिसिस करना है, और दूसरी चीज मुझे क्या पढ़ाना है, आपको रेट लॉ पढ़ाना है आज। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस बेटा किसका करना है, बेटा ग्राफिकल एनालिसिस करना हमें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या कहानी है। चाय तो मैं पी रहा हूं, बिस्किट तुम लोग भिजवा देना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, बहुत सही, बहुत सही। चलो भाई, ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में हम समझते हैं, जरा कहानी ध्यान से देखना, जरा कॉपी पेन उठा के, हवाबाजी में नहीं पढ़ना, कॉपी पेन उठा के पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई, ग्राफिकल एनालिसिस में आपको समझा रहा हूं, पहले मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, क्या, रिएक्टेंट से बन रहा है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट पी, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना अब इक्वेशन। अब ध्यान से देखना जरा, मैं ग्राफ बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, इस तरफ मैं ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन,
और इस तरफ मैं ले रहा हूं टाइम। ठीक है, एक एक्सिस पर मैंने टाइम ले लिया और एक एक्सिस पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया सुजल। ठीक है, अब देखना जरा, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ग्राफ बनाना। मुझे ये पता है, ध्यान से सुनना, मुझे ये पता है स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट है, कुछ कंडीशन होती है, कुछ चीजें पहले से कंसीडर करके चलेंगे तब ग्राफ बनाएंगे। मुझे शुरुआत में रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन नहीं है, स्टार्टिंग की बात है। अगर मुझे रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन नहीं है, ठीक है, तो कैसे आप ग्राफ को बनाओगे वो मैं बता रहा हूं। एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, 2 पॉइंट में ले रहा हूं। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट 0 से स्टार्ट होगा और रिएक्टेंट कुछ है तो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट होगा। समझना बात को, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रिएक्टेंट कम हो रहा है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं कि रिएक्टेंट ऐसे कम हो रहा है। ठीक, ऐसे बताते हैं इस तरीके से कम हो रहा है। और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को बताते हैं बढ़ रहा है। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को अलग अलग ही बनाता हूं तो ज्यादा बेटर है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इनको मैं अलग अलग ही बना रहा हूं। तो मैं किसके लिए लिख रहा हूं, रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूं। यहां लिख दूं मैं रिएक्टेंट के लिए। और रिएक्टेंट, अगर मैं रिएक्टेंट के लिए बनाऊंगा तो मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पता होगी और इस कॉन्सेंट्रेशन से हम इस तरीके से दिखाएंगे कि रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है बेटा, ये रिएक्टेंट आर का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक, क्लियर। क्योंकि हम ऐसा बताते हैं कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से नहीं बनाते हैं, अपन ऐसे नहीं बताते हैं कि एकदम से डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से बोलते हैं हम कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो हम इसलिए यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, ग्रेजुअली ऐसा डिक्रीज दिखाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप इसके ग्राफ में। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई ऐसा इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, है ना। सिंपल ऐसे समझाते हैं हम थ्योरेटिकली के रिएक्टेंट कुछ है और वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आप मैथ्स मत लगाना ज्यादा। तो ग्रेजुअली डिक्रीज हम ऐसे दिखाते हैं कि रिएक्टेंट कम हो रहा है और उसी तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज हम प्रोडक्ट के लिए दिखा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि इधर कॉन्सेंट्रेशन है और इधर क्या है, टाइम है। प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना। प्रोडक्ट स्टार्टिंग में नहीं है तो ये क्या होगा, धीमे धीमे बढ़ेगा। क्योंकि होता क्या है, देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कभी रिएक्शन खत्म तो होती नहीं है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना। तो हम ऐसा बोलते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अगर तुम स्ट्रेट लाइन सोचोगे तो पूरा खत्म ही करा दोगे। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं हम कि रिएक्शन जो है वो मतलब कुछ हद तक बची रहती है। ठीक है, रिएक्टेंट कभी 0 नहीं होगा। रिएक्टेंट भाई, आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, आप कोई रिएक्शन करा, मान लो PCl5 का आप डिकम्पोजिशन करा, तो बेटा कुछ तो लोगे ना, PCl5 के मोल लोगे, कॉन्सेंट्रेशन लोगे, कुछ तो लोगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट 0 तो नहीं होगा बेटा, है ना। रिएक्टेंट 0 नहीं होगा, रिएक्टेंट किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा मानते हैं हम, है ना, कि स्टार्टिंग में ये है ये नहीं है। मतलब मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये 10 मोल्स है या इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर है और ये 0 है और रिएक्शन अब स्टार्ट हो रही है, मतलब आगे बढ़ रही है, तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, मैं ऐसा बोल रहा हूं आपसे, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है अब, है ना। किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ध्यान से देखना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस टाइम t1 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1। बहुत ध्यान समझना, मैंने ऐसा बोला किसी टाइम t1 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1। ठीक है, रिएक्टेंट बेटा लास्ट में 0 नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बचा रहेगा, ऐसा बोलते हैं अपन, है ना। प्रोडक्ट का डाउनवर्ड कैसे होगा भाई अरे इधर भाई क्या पागल हो, प्रोडक्ट का डाउनवर्ड कैसे होगा भाई, प्रोडक्ट बढ़ेगा। आप समझ ही नहीं रहे बात को। आप पहले लिख रहे, चैट लिखने से पहले मेरी बात सुनो,
तब आपको समझ में आएगा। इधर 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 देखो, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। एक बार मेरे साथ और बोलो, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, तो रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। सही है ना? रिएक्टेंट क्या होगा? कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। और ऐसा मानते हैं कि रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बनाया है। ठीक ठीक है, समझना बात को जरा। ग्राफिकल एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये किसका? रेट का, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों के बारे में समझेंगे, है ना? अब समझो जरा, बात को समझो। T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C1 मैंने मानी, और T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या मानी इसकी? C2। अब आप मुझे ग्राफ से देखकर बताना जरा, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप ग्राफ से देखकर बताओ, आप मुझे ग्राफ से देखकर बताओ कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जो मैंने आपको कल इक्वेशन से समझाया था वही मैं किससे बता रहा हूं? ग्राफ से समझा रहा हूं। और इसी में ही हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की। ठीक है, समझना बात को। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं तौहीद। प्रोडक्ट पूरा नहीं बनेगा, रिएक्टेंट पूरा जब कंज्यूम ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट पूरा कैसे बनेगा? सीधा सा लॉजिक है ना? बताओ जरा, C1 बड़ा C2 छोटा? ये C1 है और ये क्या है? C2। C1 C2 में क्या बोलूंगा? C1 बड़ा है और C2 क्या है? छोटा है। भाई रिएक्टेंट कंज्यूम होगा ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट कम होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट कम होगा। और कैसा मैं रेट लिखूंगा? दो टाइप की रेट लिखूंगा। पहला मैं एवरेज रेट बता रहा हूं आपको, है ना, नंबर 1 एवरेज रेट। एवरेज रेट में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा -C2 - C1। ऐसे लिखते थे लास्ट टाइम पे, मैंने इक्वेशन से समझाया था, आज मैं ग्राफ से समझा रहा हूं आपको, है ना? T2 - T1। टाइम तो हमेशा बड़ा होगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। टाइम बढ़ेगा तो बड़ा होगा। ठीक है, तो T2 बड़ा होगा, T1 छोटा होगा। क्लियर है यहां तक मामला? ये मैंने एवरेज रेट लिखी है, और किससे लिखी है? ग्राफ से। ठीक है, बताओ जरा, क्लियर है? इसके बाद मैं इंस्टेंटेनियस बताता हूं। सही है, इसके बाद मैं इंस्टेंटेनियस बताता हूं। क्लियर है एकदम? माइनस क्यों लगाया ये भी क्लियर है ना बेटा? ये याद करो, मैंने लास्ट टाइम बताया था, माइनस क्या बताता है? कि डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट है, कंज्यूम हो रहा है, डिसअपीयरेंस है ना? चलो देखना आप जरा ध्यान से, ये मैंने एवरेज रेट लिखी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, मैं यहां पर भी ऐसे ही कुछ कर रहा हूं। अगर मुझे प्रोडक्ट के लिए लिखना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां पर T1 टाइम पर प्रोडक्ट के लिए मान लेते हैं कुछ कॉन्सेंट्रेशन, है ना? C1 और T2 टाइम पर C2 है। इसको मैंने C1 मान लिया यहां, और T2, और इसको मैंने क्या मान लिया? C2। ठीक है, आप C3 C4 भी यहां ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर मैं प्रोडक्ट से समझाऊंगा, ये तो मैंने रिएक्टेंट से समझाया, अब मैं प्रोडक्ट से रेट समझाऊंगा, तो क्या लिखूंगा प्रोडक्ट के लिए? रेट और एवरेज रेट। बताओ जरा, इसके लिए एवरेज रेट जब लिखोगे तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा है इन दोनों में? C1 C2 में। C1 C2 में C2 इज ग्रेटर देन क्या है? C1। और टाइम तो आप जानते हो, T2 इज ग्रेटर देन क्या होता है? T1। तो यहां हम प्लस लगाते थे, और C2 - C1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। ये हम किसके लिए लिखते थे? प्रोडक्ट के लिए लिखते थे। ठीक है, C2 ग्रेटर देन C1 होगा। ठीक है, C1 - C2 नहीं लिख सकते, क्यों? फाइनल वैल्यू देखो, कभी भी तुम रेट लिखते हो तो क्या लिखते हो? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ध्यान रखना, रेट जब भी लिखेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लिखना है। अब यहां माइनस क्यों लगाया था? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा था, C1 बड़ा था, C2 छोटा था। ठीक है, इसलिए यहां माइनस लगाया। यहां माइनस क्यों नहीं लगाया?
क्योंकि यहां तो पहले से ही बड़ा है ना, C2 बड़ा है C1 से, रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रखना, ठीक है। बस साइन का फर्क है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा एक बच्चे ने, बस साइन का फर्क है। रिएक्टेंट में माइनस आता है, बस अब समझ गया, प्रोडक्ट में क्या आता है, प्लस। यही तो समझाना चाह रहा था मैं, रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस। अब ध्यान से देखना आप, है ना, फटाफट से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट भी करते जाओ साथ साथ आप, है ना, लिखते जाओगे तो आपके खुद के नोट्स बनेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, आपके बच्चे आपसे हमेशा खुश रहेंगे। कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ही तो लिखा है ये C1 C2 बेटा, ये मैंने रिएक्टेंट के फॉर्म में समझाया, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में समझाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, इसी चीज को मैं कर रहा हूं कॉपी। अब मैं यहां पर इंस्टेंटेनियस, सॉरी, रेट में यहां इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहा हूं, अब ध्यान देना जरा, है ना। यहां एवरेज की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, सेकंड नंबर का इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये आपका नंबर 1 एवरेज रेट था, यहां भी नंबर 1 एवरेज रेट कर रहा हूं, यहां इंस्टेंटेनियस। देखो अब तुम्हें ध्यान देना है, इंस्टेंटेनियस रेट इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे लिखोगे, ठीक, ध्यान से देना जरा, ध्यान से जो एवरेज रेट होती है उसी में ही हम इंस्टेंटेनियस लिखते हैं। कैसे, एवरेज रेट को कैसे बोलते हैं, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका किसका, एवरेज रेट का। जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो हम क्या बोल देते हैं उस टाइम पे, इंस्टेंटेनियस रेट बोल देते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है बेटा स्लोप, ध्यान रखना क्या होता है, स्लोप निकालना है तुम्हें, बहुत ध्यान से समझना। कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट निकाल ली हो तो बेटा स्लोप से निकालेंगे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल ली हो तो किससे निकालेंगे, स्लोप से। और स्लोप में कैसे बना रहा हूं, इस वाले कर्व का स्लोप, जैसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है ना, मान लो तुम्हें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है, सपोज तुम्हें निकालना है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो मान लो यहां इस पॉइंट पे निकालना है रेट, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन का, इस कर्व का स्लोप निकालूंगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हो, स्लोप से, ठीक है, ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हो, किसी एक पॉइंट पे निकालना है, ध्यान समझना, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हो, किसी पॉइंट पे निकालना है, और कोई पॉइंट पर तुम्हें अगर निकालना है तो स्लोप निकाल लो। और इंस्टेंटेनियस रेट को क्या लिखते हो तुम, माइनस dc/dt, याद करो जरा, ठीक है। और इधर क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस रेट को प्लस dc/dt अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, और यहां भी क्या निकालोगे तुम, स्लोप निकालोगे, ठीक है, यहां भी क्या निकालोगे तुम, स्लोप निकालोगे। देखो जरा, मान लो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हें निकालना है, ठीक है, अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है यहां पर, तो तुम क्या करो, स्लोप निकाल लो, काम हो जाएगा, है ना। तो जब कभी भी आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे किसके फॉर्म में, रिएक्टेंट के फॉर्म में, तो आपको माइनस लगाना है, और अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो प्लस लगाना है, ठीक है, समझ गए बात को। चलो फटाफट से बताओ, जब इंस्टेंटेनियस रेट तुम निकालोगे रिएक्टेंट के ग्राफ से, इससे, तो तुम्हें क्या करना है, स्लोप निकालना है, इसके लिए निकालोगे तो भी, क्यों, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है ना आपको, बात समझना आप, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, रेट नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो तुम्हारा स्लोप अगर कभी नेगेटिव आ भी रहा हो ना, तो उसको प्लस लिख देना यार, सीधी सी बात है। हाँ सोच रहा हूं बाल कटवा लूं मैं भी, काफी बड़े हो गए हैं, लेकिन कई लोग कह रहे थे स्मार्ट लगता हूं मैं बड़े वालों में चलो इधर ध्यान दो, जो काम की चीज है उस पर। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब क्या निकालना है बेटा, स्लोप। और स्लोप, अच्छा स्लोप कैसे निकालते हैं, वाह यार बहुत बढ़िया, अमेजिंग।
स्लोप निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी ही होता है स्लोप, है ना। स्लोप कैसे निकलता है, ओ एम जी, क्या बात है, क्या बात कर रहे हो। स्लोप निकालना है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। कोई दो टाइम दे रखे हो, दो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो, है ना, तो स्लोप निकाल सकते हो आप। क्या बात कर रहे हो, अरे स्लोप नहीं निकाल पाते हो। स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हो, कभी भी आपको स्लोप निकालना हो तो क्या करना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन T2 माइनस T1। कोई भी दो टाइम दो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो आप निकाल सकते हो, बस यहां एक जगह माइनस लगा देना, यहां माइनस लगा देना, क्यों, ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है, इसको पॉजिटिव बनाना है, और यहां का जो स्लोप लिखोगे आप उसमें बाहर प्लस लगा देना, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, कोई भी दो टाइम और दो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो। हाँ बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया। y2 माइनस y1 यहां लिख देता हूं मैं। स्लोप जब कभी भी निकालना हो तो दो अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू दे रखी हो तो निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बिल्कुल सही फॉर्मूला, बिल्कुल सही बताया एक बच्चे ने, यही तो होता है। यहां पर x क्या है तुम्हारा, टाइम, और y क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ बहुत बढ़िया, क्या लिखा है एक बच्चे ने कि सर अगर प्रेशर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर आ गया तो C1 की जगह P1 लिख देना और C2 की जगह P2 लिख देना, क्या दिक्कत है। ठीक है, टेन थीटा, अरे वाह बहुत बढ़िया, तो स्लोप बिल्कुल सही है, टेन थीटा। वाह यार, क्या क्या चीजें बता देते हो, टेन थीटा, बहुत बढ़िया, मैथ्स में ये भी होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां पर जब आप स्लोप निकालोगे, ठीक है, तो मैं यहां पर ये हटा के लिख देता हूं, वो लिख देता हूं जो आपके काम का है, कुछ एंगल वगैरह दे रखा होगा यहां पर, है ना, तो आप क्या निकाल लेना, टेन थीटा निकाल लेना, बहुत बढ़िया। और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप जानते ही हो। ठीक, तो यहां भी मैं फाइनल लिख देता हूं, आप नोट्स तो बनाओगे अच्छे से, तो यहां लिख देता हूं। ठीक है, स्लोप टेन थीटा, यहां प्लस लगा दो और यहां क्या लगा दो, बाहर माइनस लगा दो। ठीक है, ताकि आपका प्लस आंसर आए। ठीक है, तो अब मैं आपको समराइज कर देता हूं पूरी चीज, ग्राफिकल एनालिसिस। जब कभी भी आप एवरेज रेट निकालते हो तो एवरेज रेट ऐसे निकालना है, ये तो खैर मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको समझाया था, इक्वेशन से ग्राफिकल एनालिसिस कर लिया अपन ने, है ना। अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो स्लोप निकाल लेना, टेन थीटा निकाल लेना। ठीक है, सही है, तो ये कहानी थी आपकी ग्राफिकल एनालिसिस, क्लियर। अब जो आपके काम का है, तो स्लोप मैंने लिख दिया टेन थीटा, ये वाली चीज। अब जो चीज सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है वो है रेट लॉ, इस पर बेटा फोकस करना। ठीक है, हाँ ठीक है, N2 माइनस, सब अपने अपने फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं, वाह। N2 माइनस N1 अपॉन T2 माइनस T1, मैं भी कुछ बना देता हूं, क्या, Z2 माइनस Z1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, चलें आगे ना बेटा, एवरेज नहीं, सुनो जरा ध्यान से सुनो, ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर एवरेज ही हो गया, एवरेज नहीं है ये। देखो एवरेज में क्या होता है, आप इस टाइम इंटरवल में निकालते हो, T1 T2 C1 C2, तो ये होता है आपका एवरेज। मतलब एवरेज जब निकालोगे तो ये लगाओगे, ये चीज लगाओगे, और जब इंस्टेंटेनियस निकालोगे ना तो आपको इसके लिए कुछ यहां थीटा वगैरह दे रखा होगा, बस उससे टेन थीटा निकाल लो, क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हें निकालना है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, कुछ थीटा वगैरह यहां गिवन होगा आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, थीटा दिया होगा, टेन थीटा निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। अब क्या क्वेश्चन हो सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, क्या चाहिए तुम्हें, मान लो ऐसा सवाल है कुछ, ठीक है, ऐसा दिया है और उन्होंने ऐसा एक लाइन दे रखी है और कुछ दे रखा है यहां पर, मान लो 60 डिग्री, 60 तो नहीं होगा खैर, ये ज्यादा होगा, 150 दे रखा है, तो टेन 150 आ जाएगा, ऐसा है ना। तो इसमें इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेन थीटा निकालना है आपको, है ना। चलो इस पर ध्यान दो, ये बेटा बहुत काम की चीज है। ठीक है,
ये बेटा बहुत काम की चीज है, रेट वाला, रेट लॉ, इस पर फोकस करना एग्जाम में, इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, रेट लॉ से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। रेट लॉ का मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं क्या, पहले ये किस इक्वेशन के लिए मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना। अल्फा ए, यहां लिख देता हूं, अल्फा ए प्लस बीटा बी से गामा सी प्लस डेल्टा डी, ऐसा लिखा है। ठीक है, हम तो बचपन से ही स्मार्ट लगते हैं भाई, क्या बात कर रहा हो ब्रो। देखो ध्यान से देखना, अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी। रेट लॉ का पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। क्या, देखो रेट लॉ जो होता है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए होता है। अब आप बोलोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन तो पिछले टर्म पे पढ़ा दिया। यस, वो वाली जो रेट होती है उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल रेट, क्योंकि वहां डेल्टा और डी आता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट। तो वैसे भी आप रेट लिख सकते हो और ऐसे भी रेट लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म, इंस्टेंटेनियस या एवरेज के फॉर्म में लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान से समझना बात को, क्या लिख रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, rate of reaction is directly proportional to the product of, to the product of active masses, active masses, और एक्टिव मास का मतलब होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, या इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्ट लेती है, ध्यान रखना, एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस of the reactants, of the reactants to the sum power, to the sum power which may or may not, which may or may not be equal to, may not be equal to respective stoichiometric, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा, रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब आप इस डेफिनेशन को, सॉरी क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, अब आप इस डेफिनेशन को 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ो जरा, क्या लिखा है ये, रेट ऑफ रिएक्शन 3 बार, ध्यान से, क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, एक्टिव मासेस को क्या बोलते हो, कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हो, ऑफ द क्या, रिएक्टेंट्स, टू द सम पावर, मतलब उसकी कुछ पावर लगाएंगे, टू द सम पावर, वो SUM वाला सम नहीं, SOME कुछ वाला सम है ना। ठीक, सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मैंने पहली बार पढ़ा, अब दूसरी बार पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से 3 बार पढ़ना है डेफिनेशन, तभी क्लियर समझ में आएगा। चलो अलग कलर से पढ़ेंगे अब, येलो येलो डट्टी फिल्लो, इधर इधर, rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactants to the sum power which may or may not be equal to respective stoichiometric coefficients। दूसरी बार पढ़ लिया, अब मैं रेट लॉ लिख के बताऊंगा, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और क्लियर होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर
अगेन इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि मैं रेट लॉ लिख के बताऊं, अल्फा ए प्लस बीटा बी, ठीक है, इससे क्या बन रहा है, गामा सी प्लस डेल्टा डी। अब ध्यान से देखना, मैंने जो डेफिनेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखना, आर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो जरा, लिखते भी जाएंगे पढ़ते भी जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए, रेट ऑफ, अरे व्हाइट कलर नहीं, अलग कलर से, ये कलर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां तक पहुंच गए आप, इतने में ही, कहां गया, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मासेस मतलब क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्ट लेती है, ध्यान से बेटा सभी आएंगे, ये सारे डाउट जो लिख रहा हो सब हो जाएंगे, ध्यान सुनना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस, एक्टिव मासेस कौन कौन से, ए और बी के, और एक्टिव मास क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ही होती है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अब डेफिनेशन भी साथ साथ पढ़ना है, कहां तक पहुंच गए थे, यहां तक पहुंच गए थे, है ना, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, जिसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, ऑफ द रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा रेट, है ना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, तो कहां तक पहुंच गए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, यहां तक पहुंच गए, ठीक है, टू द सम पावर, टू द सम पावर, इसकी पावर x और इसकी पावर y, टू द सम पावर, कुछ पावर मैंने मान लिया x और y, ध्यान सुनना, टू द सम पावर मतलब x और y रखना है, टू द सम पावर विच में मतलब अल्फा x के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, और y बीटा के बराबर हो भी सकता है और y बीटा के बराबर नहीं भी हो सकता है, ये दोनों बातें ट्रू हैं बेटा, ध्यान रखना। अब कब कौन सा होगा वो भी आएगा, धीमे धीमे चलेंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब जरा डेफिनेशन पर फिर आ जाओ, कहां तक पहुंच गए थे, यहां तक पहुंच गए थे डेफिनेशन में, टू द, क्या कह रहे हैं देखो, टू द सम पावर, कुछ पावर, तो मैंने x और y मान लिया, टू द सम पावर मतलब x और y मान लिया, विच में और मे नॉट बी इक्वल टू रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये क्या है, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसमें से ये दोनों रिएक्टेंट के हैं, अल्फा बीटा किसके कोएफिशिएंट है, रिएक्टेंट के, और गामा डेल्टा किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, आपने क्लास 11th में, ध्यान सुनना, आपने क्लास 11th में एक लॉ पढ़ा था, क्या था वो, ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लास 11th में पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, गोल्डबर्ग और बागे, गोल्डबर्ग थे जीजाजी और बागे थे साले, ठीक है, उन्होंने जो लॉ ऑफ मास एक्शन बोला था उसमें यह बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट या एक्टिव मासेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी रिएक्टेंट, और उसकी पावर उन्होंने अल्फा और बीटा बताई थी। तो बहुत ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ मास एक्शन अलग होता है और रेट लॉ अलग होता है, बात समझ में आई, ये कहां होता है, ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये कहां होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है,
तो लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में, और रेट लॉ, ध्यान से समझना, रेट लॉ ये होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कुछ पावर, वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये कहां होता है? केमिकल काइनेटिक्स में। बहुत ध्यान से बात समझना, क्योंकि कई लोग क्या है इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर ये लॉ ऑफ मास एक्शन ही अपना रेट लॉ है क्या? बेटा ये जो है ना रेट लॉ, ये एक्स जो है वो अल्फा हो भी सकता है और वाई जो है वो बीटा हो भी सकता है। जैसे ही एक्स अल्फा वाई बीटा हुआ तो रेट लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन बन सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कभी रेट लॉ नहीं बन सकता, लेकिन रेट लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन बन सकता है। कब? जब एक्स क्या हो जाए अल्फा और वाई क्या हो जाए बीटा। तो ये दोनों इक्वेशन तो बेटा सेम ही हो जाएंगी ना। ध्यान से समझना बात को, एकदम दिमाग खोल के, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में ये कहता है, इसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है। यहां पर रेट लॉ में सिर्फ यूनिडायरेक्शन होती है, ठीक है। यहां क्या होता है? यहां ऐसा होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में, यहां रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनता है, इक्विलिब्रियम नहीं होता। बात समझना, दोनों चीजें में छोटा सा डिफरेंस है बस। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप ये लगाते हो और रेट लॉ में आप ये लगाते हो। दिमाग खोल के एकदम, है ना। अब आप मुझसे पूछो कि सर एक्स अल्फा कब होगा और वाई बीटा कब होगा? पूछो, एक्स अल्फा कब होगा और वाई बीटा कब होगा? भाई आप ही ने बोला ना, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो एक्स अल्फा वाई बीटा कब होगा? एक्स अल्फा और वाई बीटा बेटा तब होगा जब रिएक्शन में, ध्यान सुनना, जब रिएक्शन में, क्वेश्चन में, सॉरी, जब क्वेश्चन में आपको लिखा मिले एलिमेंट्री रिएक्शन और वन स्टेप रिएक्शन, और वन स्टेप लिखें या एलिमेंट्री लिखें या सिंगल स्टेप लिखें, है ना। अब ध्यान से देखना जरा, ये क्या लिखा मैंने? रेट लॉ लिखा, ठीक। अब मैं आपको बात बता रहा हूं, कौन सी वाली? जिंदगी की सबसे बड़ी बात नंबर 3, ठीक है। जिंदगी की सबसे बड़ी बात नंबर 3, तीसरी है, ध्यान सुनना। x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा कब होगा? यह आपका सवाल होना चाहिए। और मेरा जो जवाब है वो ये है, जब रिएक्शन में, सॉरी क्वेश्चन में, रिएक्शन नहीं, जब क्वेश्चन में, पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन है ना, जब क्वेश्चन में एलिमेंटरी रिएक्शन, ठीक, वन स्टेप रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन, इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर देते हैं एग्जामिनर, है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अभी आएगा, धीमे धीमे सवाल भी आएंगे, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, अगर ये लिखा है तभी ऐसा करना है। जब क्वेश्चन में एलिमेंट्री, वन स्टेप या सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखा हो तब, ठीक है। तो ये आपका सवाल होना चाहिए और ये मेरा जवाब है। ध्यान से पढ़ लो एक बार, एक्स अल्फा और वाई बीटा के बराबर सिर्फ तभी होगा जब क्वेश्चन में ये लिखा होगा एलिमेंट्री या वन स्टेप या सिंगल स्टेप। ध्यान से सुन लो एक बार, जब क्वेश्चन में ये लिखा होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। आपको अपने मन से ऐसा नहीं करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको अपने मन से कोएफिशिएंट के बराबर नहीं मान लेना, है ना, ध्यान रखना। एक्स अल्फा और वाई बीटा के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल सही। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा, मोहम्मद जैद,
कि अगर एक्स अल्फा वाई बीटा हुआ तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हैं, ऐसा बोलो आप। अब ऐसा मत बोलो कि एक्स अल्फा और वाई बीटा हो गया तो इक्विलिब्रियम हो गया, उल्टा सही है बिल्कुल। क्या? इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन एलिमेंट्री होती है, ठीक है, ठीक, ऐसा बोलो तो ज्यादा बेटर है। चलें आगे, चलो भाई अब यहां पर आ जाओ आप जरा। हाँ, अब मैं आता हूं रेट लॉ पर। तो रेट लॉ मैंने क्या लिखा था, उससे संबंधित कुछ बातें कर लें। रेट लॉ मेरे ख्याल से मैंने लिखा था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, मैं यहां से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन रेट लॉ में डिफरेंस बता दिया और एक्स अल्फा और वाई बीटा कब होगा ये भी मैंने बता दिया। ठीक, अब देखना जरा, आगे बढ़ते हैं। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने से क्या आएगा, के एक कांस्टेंट आएगा, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ध्यान से देखना जरा। अब यहां पर ये क्या क्या है, आर है यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, के यहां पर क्या है, के है रेट कांस्टेंट, ध्यान रखना रेट कांस्टेंट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी हम इसको बोलते हैं, है ना। ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोलो या एक्टिव मास बोलो, बात बराबर है, ठीक है। और बी क्या हो गया, ये भी अपना क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बोलो या एक्टिव मास बोलो, ठीक। अब ध्यान से देखना, एक्स और वाई क्या है, ठीक, एक्स को बोलते हैं ऑर्डर, ध्यान सुनना, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, और वाई क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। एक्चुअल में जिसने थ्योरी बनाई उसको ऑर्डर की जगह पावर यूज करना चाहिए था वर्ड, है ना। तो आप तो ये समझ लो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पावर होता है। ऑर्डर का मतलब पावर है, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, तो ये पावर क्या है, ऑर्डर है। और पावर से क्या पता चलता है, सिंपल अगर मैथ्स बताऊं मैं आपको, पावर से क्या पता चलता है, मान लो जैसे एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो पावर से ये पता चलता है कि x की वैल्यू हम कुछ रखें, मान लो x की मैंने 2 रख दी, यहां भी और यहां भी, ठीक है, तो y क्या आ गया 2 स्क्वायर और यहां y क्या आ गया 2 का क्यूब, तो यहां से y आ गया 4 और यहां से y आ गया 8। मतलब पावर चेंज करने पर रिजल्ट अलग अलग आते हैं, ऐसा होता है, पावर का मतलब यही होता है ना। तो ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर का मतलब है कि रेट किस तरीके से बदल रही है ऑर्डर चेंज करने पर या पावर चेंज करने पर, ठीक है सर। लेकिन सिंगल स्टेप रिएक्शन तो 1 डायरेक्शन में होती है और इक्विलिब्रियम तो 2 डायरेक्शन। ओ भैया हाँ, ये गड़बड़ हो जाएगा। इक्विलिब्रियम वाली जो रिएक्शन है उसको एलिमेंट्री बोलते हैं, ऐसा नहीं कि एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे, ठीक है। सिंगल, देखो बहुत ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये ध्यान रखना। 1 स्टेप रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि भाई आगे पीछे, समझना बात को जो मैं बोल रहा हूं। इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन में आती है, इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन डिफाइन होता है वहां। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों अलग अलग चीजें, पहले तो आप ये समझ लो, नहीं तो दोनों के नाम सेम होते ना है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों अलग अलग चीजें। रेट लॉ को तुम लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा बोल सकते हो, जैसा बोल सकते हो, ध्यान सुनना, रेट लॉ को तुम लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा ट्रीट कर सकते हो, कब, जब यूनिडायरेक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हो या 1 स्टेप रिएक्शन लिखा हो। अभी हमें इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं करनी, इक्विलिब्रियम वाली बातें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया करो सीधा सा। हम किस वाले चैप्टर में है, केमिकल काइनेटिक्स में है, तो यहां पर तुम्हें एक ही एरो वाली रिएक्शन मिलेंगी, 2 वाली एरो वाली रिएक्शन भी हो सकता है आगे मिले, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो ये समझ गए आप ऑर्डर या पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना जरा, बहुत ध्यान से। ओ भैया x पावर 3 2 कैसे हुआ, मैंने माना अपनी तरफ से यार, क्या पागल हो। देखो
मैंने ये माना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और y इज इक्वल टू एक्स क्यू कोई दूसरी मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैंने ऐसा मान लिया। मैंने अपनी तरफ से ये पावर चेंज कर दी, ठीक है, मैंने ये पावर चेंज कर दी। तुम ऐसा मान लो रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर और रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का होल क्यूब। मान लो ये दोनों डिफरेंट रिएक्शन की रेट है, सपोज ऐसा है ना, डिफरेंट रिएक्शन की रेट है, तो ए को चेंज करोगे, मान लो ए तुमने 2 मोल रखा, ठीक है, 2 मोलर रखा, 2 स्क्वायर आएगा मतलब 4 आएगी रेट, और यहां मैंने 2 ही रखा सेम कॉन्सेंट्रेशन पर, तो रेट क्या आई 8। तो ये किससे डिसाइड हुआ बेटा, ये किससे डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ तुम्हारा पावर से, और इन्हीं पावर को ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। देखो भव्या जी, मैं आपको बता दूं कई लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो इसके लिए होता है, ठीक है। अब तुम इसमें इसके लिए भी तुम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हो और इसके लिए भी लगाते हो, सही बात है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो तुम इंडिविजुअल रिएक्शन को एलिमेंट्री मानते हो ना, तभी तो तुम आर एफ इज इक्वल टू आर भी करते हो। अब तुम मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम में ले जा रहे हो, अब मुझे समझाना पड़ेगा आपको, है ना, ध्यान से सुनना। जब तुम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हो तो तुम इसका आर एफ लिखते थे, इसका आर बी लिखते थे, आर एफ बराबर आर बी, तो तुम इंडिविजुअल रिएक्शन कंसीडर करते थे लॉ ऑफ मास एक्शन में, जिसको तुम एलिमेंट्री बोलते थे, तभी वहां पर क्या अल्फा और बीटा लिया करते थे और गामा और डेल्टा भी लिया करते थे। क्लियर है एकदम, कंफ्यूज मत होना। कई लोग पूछ रहे हैं सर ये आपने एलिमेंट्री कैसे ले ली, बेटा इंडिविजुअल रिएक्शन तुम लेते हो ना, तभी तो तुम आर एफ आर बी खेलते हो, याद करो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और तुम इक्विलिब्रियम बोल देते हो। क्लियर है एकदम, हाँ 11वीं फेल वाले ही लोग हैं चलो ठीक है, क्लियर एकदम, आगे चलें, चलो भाई। तो ये कहानी थी यहां तक, चलो भाई, ये हो गया आपका क्या, रेट लॉ वगैरह, पावर वगैरह समझ गए, ऑर्डर क्या होती है। अब ऑर्डर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है ऑर्डर, ऑर्डर थ्योरेटिकल नहीं होती, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि भैया किस कॉन्सेंट्रेशन पर रेट कैसे चेंज हो रही है, उसी के हिसाब से हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। मैं आपको निकालना बताऊंगा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, मैं आपको एक्सपेरिमेंट से निकालना भी बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। अभी अपन बेसिक चीजें समझ रहे हैं। ऑर्डर क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल होती, थ्योरेटिकल नहीं होती, एक्सपेरिमेंट से निकलती ऑर्डर, क्योंकि कुछ पावर लगानी ना। आप रेट लॉ की डेफिनेशन पढ़ो, क्या बोल रहे थे वहां पे, कुछ पावर, भैया कुछ पावर लगानी ना, तो कुछ पावर का कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, है ना, वो मैं बताऊंगा कैसे करने। ऑर्डर क्या होता है, कोफिशिएंट के बराबर, यह भी मैंने बता चुका हूं। ऑर्डर कोफिशिएंट के बराबर तभी होगा जब क्वेश्चन में वन स्टेप, सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हो, तभी ऐसा करना है। मतलब एक्स को तुम अल्फा और वाई को बीटा कब बोलोगे, जब ये सारी बातें हो, या तो ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, ठीक है। ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल। भैया ऑर्डर क्या है, पावर है ना, तो पावर कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना है ना। अब ध्यान से सुनना, ये हो गई वन स्टेप, सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री की बात। लेकिन अगर कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, मान लो ए से सी बनाना है, ए से सी बनाना है, ए से तुमने पहले बी बनाया और बी से तुमने सी बनाया। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें ए से सी बनाना है तो आप ए से सी डायरेक्ट नहीं बना रहे हो, इस वाले पाथ से बना रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, मुझे ए से सी बनाना है लेकिन पहले ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है। एलिमेंट्री या वन स्टेप क्या होती है, ए से डायरेक्ट सी बना रहे होते, ठीक है। जैसे क्लास 11th में अगर थोड़ी सी चीज आपको याद हो तो मैं बताता हूं, ठीक है, समझना जरा बात को। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, अभी आपको क्लियर समझ आ जाएगा, देखना ध्यान से।
एलिमेंटरी रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वन स्टेप और ये होती मल्टी स्टेप, ठीक है, ये डिफरेंस है, वन स्टेप और ये मल्टी स्टेप, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मान लो तुम्हें ए से बनाना है, ए से तुम डायरेक्ट सी बना रहे हो, वन स्टेप में बना रहे हो, ए से सी डायरेक्ट बना रहे हो, तो ये बोलेंगे हम इसको सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन अगर तुम्हें ए से सी बनाना है तो ए से पहले तुमने बी बनाया और बी से फिर तुमने सी बनाया। जैसे क्लास 11th में याद करो, मान लो मेरे पास प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन HCl से कराना है, तो क्या होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद फिर यहां ऐसा बनेगा। मुझे इससे ये बनाना था लेकिन वाया कार्बोकेटाइन बनेगा, ऐसा होता है। और कुछ वन स्टेप रिएक्शन में ऐसा होता है कि सीधा तुम क्या करते हो, कुछ भी मतलब बनाना है, मान लो इसको तोड़ना है, ठीक है, मान लो इसकी H2 के साथ रिएक्शन करानी है तो सीधे अल्केन बन जाएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसा। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। खुशी राय का कहना है, सर आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड रेट लॉ। देखो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं, रेट लॉ का मतलब होता है केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर, ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का मतलब। अब जब तुम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते थे तो क्या करते थे, लॉ ऑफ मास एक्शन में हर एक रिएक्शन का आप अलग रेट लिखते थे, फॉरवर्ड रिएक्शन का RF, बैकवर्ड का RB। तो तुम इंडिविजुअल रिएक्शन तो एलिमेंट्री मान के चलते थे ना, एक एक रिएक्शन के लिए तो लिखते थे RF RB, फिर दोनों को बराबर कर देते थे। तो ये दोनों रिएक्शन भाई, इक्विलिब्रियम की जो दोनों रिएक्शन है, ए से तुम बी ऐसा इक्विलिब्रियम बना रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, ए से बी इंडिविजुअल मान रहे हो और बी से ए, तो ये दोनों रिएक्शन अलग अलग एलिमेंट्री है ना, सिंगल स्टेप है, ठीक है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, 11वीं पास हो तुम लोग अब तो समझ आना चाहिए भाई। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ही है वन स्टेप, तो तुम इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को 2 स्टेप क्यों बोल रहे हो, इंडिविजुअल तो वन स्टेप है ना, ठीक है। चलो यहां वापस आते हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स समझ गए, ये वन स्टेप होती है, सीधे बन रहा है, और ये मल्टी स्टेप में बन रहा है, ठीक है। चलें आगे, ये क्लियर है एकदम। ऑर्डर कैसे चूज करें, बिल्कुल सही सवाल, वो मैं आपको निकालना बताऊंगा, ठीक है। आपको कभी कभी डायरेक्ट रेट लॉ दिया जाता है तो आप उससे देख के बता सकते हो ऑर्डर, बाकी एक्सपेरिमेंट से भी निकलता है। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर निकालूंगा, ठीक है। अभी अपन बेसिक चीजें समझ रहे हैं, ये नोट कर लिया सभी लोगों ने, चेक कर लो जरा एक बार। अच्छा सब फेल हो, 11वीं 11th फेल अच्छा हम्म हम्म चलें आगे, 11वां बर्बाद, हाँ बिल्कुल सही। चलो भाई क्लियर एकदम, आगे बढ़े, फटाफट बोलो, चलें आगे जल्दी, फटाफट से लिख लिया ना सभी लोगों ने, रेट लॉ हो गया अपना, है ना। चलें आगे बढ़े, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, बोलो यस सर नो, जल्दी से यस सर नो बोलो, जल्दी से बोलो यस सर नो। चलें आगे, क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते जाओ ये साथ साथ, है ना। तो ये हो गया आपका रेट लॉ। अब चलते हैं बेटा यूनिट पर, के की यूनिट देखना जरा, है ना। आपने क्या लिखा था रेट लॉ, R इज इक्वल टू के, ए की पावर x और b की पावर y, यही लिखा था रेट लॉ आपने। अब मुझे रेट की यूनिट बताओ, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में चल रहा हूं, बाकी प्रेशर के टर्म में भी चल सकते हो। रेट की यूनिट क्या होती है, मोलर टाइम इनवर्स, भाई मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, है ना। यहां के की यूनिट आएगी इनटू इसकी यूनिट क्या आएगी,
मोल पर लीटर या मोलर लिख दूं, मोलर की पावर x और यहां मोलर की पावर y। तो यहां से यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ के आ जाएगी आपकी मोलर टाइम इनवर्स, और यहां मोलर की पावर क्या आ जाएगी, x प्लस वाई। सही है ना, इधर x प्लस वाई आ जाएगी, इसको ऊपर भेज दो तो यूनिट ऑफ के ये आ जाएगी मोलर की पावर 1 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, टाइम इनवर्स, और x प्लस वाई को मैं n बोल देता हूं, n या कई लोग p भी लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मोलर 1 माइनस n लिखो या कई लोग यहां p लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम इनवर्स। ठीक है, अब यहां पर ये जो n है वो क्या है, n क्या माना मैंने, x प्लस वाई, और इसको क्या बोलते हो, n को, इसको बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, x क्या होता है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a, और y क्या होता है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b, और n क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यूनिट ऑफ k क्या आ गई आपकी ये। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं, आप डायरेक्ट याद करेंगे इसको, है ना, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोलर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ठीक है, टाइम आपको सेकंड में, मिनट्स में, आवर्स में दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, डायरेक्ट याद रखना है, मैंने डेरिवेशन बता दिया। तो मोलर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ठीक है, एक बच्चे ने डाउट पूछा, सर का हम बता सकते हैं कि और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाँ सही है ना, कभी क्वेश्चन में सिंगल स्टेप लिखा हो ना, कोएफिशिएंट के बराबर ही x और y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ k हो गई। मैं आपको एक k के बारे में एक चीज बता रहा था, ध्यान से सुनना जरा। इधर जो k है ना, k को क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इस वर्ड का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इस वर्ड का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब होता है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, यूनिटी। ध्यान रखना, क्या होता है, यूनिटी। तो जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 1 रख दूं, 1 मोलर, और बी को भी 1 रख दूं, तो उस टाइम पर जो रेट होता है वो के बराबर होता है, इसलिए यहां स्पेसिफिक रिएक्शन रेट वर्ड बोल रहे हैं। समझना बात को, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाए तो उस टाइम पर रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाती है, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाती है, इसलिए बोला है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट के लिए रेट लॉ नहीं होता, प्रोडक्ट के लिए बेटा रेट लॉ नहीं होता, रेट लॉ हमेशा रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता था प्रोडक्ट के लिए, यही तो डिफरेंस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा के बारे में समझाना था, मैंने समझा दिया, यूनिट ऑफ के हो गया। ठीक है, अब के जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है भाई, जो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट है ये किस बात पर डिपेंड करता है, देखो, के डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड, लिख देता हूं मैं, और एंड प्रेशर। ठीक है, इन सब पे इंडिपेंडेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे भी और प्रेशर पे भी। ठीक, तो के डिपेंड करता सिर्फ किस पर, टेम्परेचर पर। के डिपेंड करता किस पर, टेम्परेचर पर। अब ये कैसे डिपेंड करता है ये आगे हम पढ़ेंगे, है ना। अगला देखो, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर के इज अ कांस्टेंट एंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। मतलब फिक्स टेम्परेचर पर के कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो के चेंज हो जाएगा, रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अब ये रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पर कैसा वेरिएशन होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, लार्जर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स फास्ट रिएक्शन एंड स्मॉल के इंडिकेट्स स्लो रिएक्शन। बस ये सिग्निफिकेंस समझ लो आप, क्या, अगर के ज्यादा होगा तो फास्ट रिएक्शन होगी और के अगर कम होगा तो स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है,
और K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये सारे पॉइंट जो लिखे हैं उससे मैं निकाल के बताता हूं। K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, बाकी कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, क्लियर। चलो भाई आराम से इसको नोट कर लेना आप, जो बातें लिखी हैं, ठीक। अब जरा सवाल हो जाएं, ठीक है। 2a से क्या बन रहा है, b, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। 2a से बन रहा है b और K दिया है 2 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड इनवर्स। फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब तुम्हें n की वैल्यू चाहिए, ठीक है, n की वैल्यू चाहिए। चलो फटाफट बोलो, तुम्हें n की वैल्यू निकालनी है बेटा। हाँ, ऑर्डर कैसे पहचानेंगे बेटा, अभी आज तो नहीं पहचान पाएंगे, कल पहचानेंगे ऑर्डर। अभी तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट लॉ में, है ना। पीछे वाला नहीं लिख पाए, लिख लो भाई, पीछे वाला लो, पीछे वाला लिख लो। K किस किस बात पे डिपेंड करता है, लिखो फटाफट से। K किस किस बात पर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो K को अफेक्ट करते हैं। प्रेशर डिपेंड्स ऑन, ओ या ऐसा थोड़ी होता है, हर जगह गैस स्टेट लगा दोगे क्या, प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर तो अब तो करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर प्रेशर का जो डिपेंडेंसी होती है वो गैसियस स्टेट में गैसेस वगैरह के लिए होती है, ठीक है। चलें आगे, लिख लिया सभी लोगों ने, बताओ जरा फटाफट से। बेटा K जो है ना वो रिएक्शन के लिए अलग अलग हो। K की देखो एक्चुअल में क्या है ना, K जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड, मैंने क्यों बोला, K और टेम्परेचर का बेटा एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो डेरिवेशन करके निकलता है, लेकिन डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। और वो जो एक्सप्रेशन है जिस पर K डिपेंड करता है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ठीक। आगे बढ़े, चलें आगे। चलो बेटा सवाल पर आ जाओ, लिख लिया होगा सभी लोगों ने। फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये दिया है, बताओ कैसे निकालोगे ऑर्डर। बेटा ये जो K की यूनिट है ना, K की यूनिट, इससे निकलता है ऑर्डर। ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ना, ये इसमें ये वाला पार्ट, भैया ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन K जो है उसकी यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होती है, मोलर टाइम इनवर्स, ठीक है, ऑलवेज फिक्स, ऑलवेज फिक्स होती है ये। और यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K ये क्या होती है, मोलर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, ठीक है, ऑलवेज वेरी करती है, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, ठीक है। अब देखो जरा, K की यूनिट क्या है, सिर्फ सेकंड इनवर्स, मतलब ये वाला टर्म तो है ही नहीं, और मोलर वाला टर्म तो तब नहीं होगा ना जब n1 होगा, सही है ना। n क्या होना चाहिए, यहां से 1 होना चाहिए ना, तभी तो तुम्हारा मोलर वाला टर्म हट जाएगा। सीधा आंसर, फर्स्ट ऑर्डर क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कितना आसान है, क्लियर है एकदम। बेटा मोलर वाला टर्म, मोलर वाला तो तब हटेगा ना जब n को 1 रखोगे, 1 - 1 0 हो जाएगा, मोलर की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, टाइम इनवर्स बचेगा। टाइम इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स, क्लियर है एकदम, फर्स्ट ऑर्डर। चलें आगे बढ़े, चलें, वेरी गुड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट लॉ, ये तो मैं रेट लॉ दे रखा है क्या, R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, CA भी लिख सकते हो, है ना,
और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी -1/2। ठीक है, सी ए का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, और सीबी का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है। मुझे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब एन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एन निकालना है। फटाफट से बताओ, अब तो बता सकते हो। अगर तुम्हें रेट लॉ दिया है तब क्या दिक्कत है। कौन सा पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, वाह यार क्या बात है, गजब। ये लिखा है आपके सामने देखो, के की यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स है। ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से, इधर देखो बेटा, कहां इधर उधर देखोगे तो समझ में आएगा ही नहीं, है ना। के की यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स है, और फॉर्मूले से के की यूनिट ये होती है क्या, ये। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं यूनिट ऑफ के मोलर 1 - n टाइम इनवर्स है, पुट n इज इक्वल टू 1। अगर मैं n को 1 रखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, मोलर 1 - 1 टाइम इनवर्स, और 1 - 1 बेटा जानते हो आप बचपन से, 11वीं फेल हो गए ना, इसलिए तो ऐसी हरकतें कर रहे हो। टाइम इनवर्स है ना, सही है। और टाइम इनवर्स मतलब वहां पर क्या है, सेकंड इनवर्स, तो के की यूनिट क्या आ गई, सेकंड इनवर्स। तो यूनिट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट से आंसर आ जाएगा। तो एन क्या रखा मैंने यहां पर, 1 रखा ना, और 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब क्लियर है आपको, देखो अगर मैं एन को यहां 1 रख दूं तो ही तुम्हारा टाइम आएगा। क्लियर है, अब समझ गए, 11वीं फेल। इसका आंसर नहीं बताया आपने, क्या लग रहा है, आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर, बताओ, अब तो बता दोगे। आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर। वाह बेटा, अब भी दिक्कत है लोगों को, कह रहे हैं सर एन को 1 क्यों रखा। भाई अभी भी पागल हो क्या, मुझे सेकंड इनवर्स चाहिए। यहां मोलर है क्या, नहीं है ना मोलर, तो मोलर हटाना है। मोलर तो तभी हटेगा ना जब n 1 रखोगे। कहां से आए हो भाई तुम लोग, कौन से गांव से हो भाई, मोलर तो तभी हटेगा ना जब n 1 रखोगे क्या है यार भाई साहब बहुत महान लोग हो, नमस्कार है आप सभी लोगों को। चलो अगला, आया आंसर। देखो मुझे क्या निकालना है यहां पर, ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, n x प्लस वाई। x क्या है 3/2, y क्या है -1/2। x क्या है 3/2 और y क्या है -1/2। एलसीएम ले लो दो, देख लो इधर, पिछले क्वेश्चन वाले इधर देख लो, है ना। एलसीएम ऐसे लेते हैं, 3 - 1 क्या आता है, 3 - 1 2/2। डिजाइन सेम है तो काट देते हैं, 1 आ जाएगा आंसर। तो n क्या आ जाएगा 1, आंसर बदलापुर। सही है, कितने लोगों का सही था ये, जल्दी फटाफट बोलो। सही है एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत सही। चलो भाई अगला, अगला सवाल। फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी से क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, यहां एरो लगा लो, प्रोडक्ट। द रेट लॉ इज दिस, तो आर दे रखा है क्या, के बी और ए की पावर 0। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एन निकालना है। ठीक है, बताओ जरा। अरे वेरी गुड, तेरा 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 तेरा, सही है एकदम, बहुत बढ़िया, सबका सही है। अगला सवाल, रेट लॉ दे रखा है। आज मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं कि जिसमें रेट लॉ दिया है उससे ऑर्डर ऑर्डर निकालना हो तो बड़ा आसान है। ठीक है, ये जो पावर है ना उसका सम कर दिया करो, सिंपल है। बोले जल्दी फटाफट से, 0 1 2 3, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, जल्दी से क्या आएगा। अगर मैं यहां पर n लिखूं तो n क्या आएगा, x प्लस वाई, और x क्या है, इसकी पावर 1, ये जो है ना 1 और ये 0, इसका सम कर दो। अब x आप a को मान रहे हो या b को मान रहे हो, बताओ। a को मान लेते चलो, तो a वाले की पावर ये 0 और इसकी 1, 0 + 1, n क्या आ गया 1 आ गया, फर्स्ट ऑर्डर बदलापुर। कितना आसान है, पावर का सम कर दो बस बेटा, पावर का सम कर दो, काम खत्म, पावर का सम कर दो, काम खत्म। ठीक है, और देखो जरा, जितने भी रेट लॉ है सब रिएक्टेंट के लिए होते हैं, ध्यान रखना, है ना। बदलापुर एकदम सही आंसर है। अगला सवाल, ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां एरो लगा लो। 2a + b c + d, द एक्टिव मास ऑफ b इज केप्ट कांस्टेंट बट दैट ऑफ a इज ट्रिपल्ड, द रेट ऑफ रिएक्शन विल।
मतलब पुरानी वाली रेट से और नई रेट में क्या फर्क है ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, R1 लिख रहा हूं, R1 इज इक्वल टू के ए की पावर, ठीक है, ए की पावर क्या लगाएं, हमें नहीं पता, कुछ नहीं दिया, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्री मान लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और बी की पावर 1, मैंने ये कोफिशिएंट को ही लिख दिया। क्यों? आप क्या कर रहे हो, ए की कॉन्सेंट्रेशन बदल रहे हो या बी की बदल रहे हो, तो रेट का कंपैरिजन पूछा है तो तुम्हें पावर तो पता होनी चाहिए ना, इसलिए पावर के बारे में यहां कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो हम ये कोफिशिएंट एलिमेंट्री मान लेंगे, ठीक है। तो कंसीडर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, कंसीडर एलिमेंट्री, तभी तो आप कंपैरिजन करा पाओगे एलिमेंट्री रिएक्शन, तभी आप बोलोगे ना कि ए को चेंज करने पर रेट इतनी बदल गई, है ना। क्लियर? चलो बताओ जरा। ये मेरे पास R1 आया, ठीक, ये मेरे पास R1 आया, अब मैं R2 लिख रहा हूं, ठीक है। R2 कैसे लिख रहा हूं, R2 इज इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। अब मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, इसको 1, इसको 1, क्योंकि रेट 1 लिखी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर लिख रहे हैं अपन, है ना, और इसको लिख रहा हूं मैं 2 और इसको 2, सही है। क्लियर? R1 R2, अब तुम्हें क्या बताना है, एक्टिव मास, ध्यान से देखना जरा, एक्टिव मास ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब B1 B2 बराबर है, B1 और B2 बराबर हैं, ये केप्ट कांस्टेंट, बट दैट ऑफ A इज ट्रिपल्ड, मतलब A2 क्या है, 3 टाइम्स है किसके, A1 के, सही बात है। तो R2 बाई R1 क्या आएगा, के A2 स्क्वायर B2 की पावर 1 अपॉन के A1 स्क्वायर V1 की पावर 1, और यहां से ये और ये कट गया, सेम है, ठीक है, के से के कट गया, तो क्या आया आपका, अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं, R2 बाई R1 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, और A2 है बेटा 3A1, ठीक है, और ये क्या है A1 स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 9 A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, डिजाइन सेम काट दो, क्या आ गया 9, तो R2 बाई R1 9 आ गया, तो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया 9 टाइम्स R1 आ गया, फाइनल आंसर, चेक कर लो जरा एक बार, सही है, 9 टाइम्स आएगा। पहले आप ये देख लो क्या किया मैंने, एक्टिव मास ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, तो बी कांस्टेंट, तो B1 B2 बराबर है, ठीक है, B1 B2 क्या है, बराबर है, और A2 क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यहां पर देखो, बट दैट ऑफ A इज ट्रिपल्ड, तो A2 क्या है 3 टाइम्स A1 है, ठीक। कई लोग ऐसे पूरा डिटेल में नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग चला लो, ठीक है, कैसे, मान लो ये रेट एक्सप्रेशन लिखा है, तो A को तुमने 3 गुना किया, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, B1 B2 तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, आप पता है, नहीं पता भाई, A को 3 टाइम्स करना है, इसको नहीं छेड़ना, तो B पे तो डिपेंड करेगी नहीं, तो A 3 का स्क्वायर 9, खत्म, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, क्लियर है, एक और हो जाए, चलो भाई फटाफट से, इन द रिएक्शन A प्लस 2B प्लस C, ठीक है, यहां एरो लगा लो, D प्लस 2E, द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल, B को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन अनचेंज है, ठीक है, एंड दैट ऑफ A एंड C इज केप्ट कांस्टेंट, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, बताओ। बहुत सिंपल है, बिना लिखे आप आंसर कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बिना लिखे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, बोलो जरा फटाफट से, किसकी बैटरी डाउन हो गई, तुम्हारी?
सर बट हमने पावर अज्यूम कर ली, करना ही पड़ेगा ना, बिना पावर अज्यूम किए कैसे करोगे क्वेश्चन? भाई कई बार लॉजिक का भी इस्तेमाल करना है ना। अगर तुम्हें पावर ही पता नहीं होती तो ए बी को छेड़ लो, रेट के बारे में कैसे पता चलेगा? इसलिए हमें कुछ नहीं लिखा तो एलिमेंट्री मान के भी चलना पड़ सकता है, ठीक है? कॉमन साइंस बोलते हैं इसको। यही सब चीजें तो डेवलप होती हैं पढ़ पढ़ के, है ना? पढ़ाई इसलिए जरूरी होती है। मना किया था ना, बाहर मत घुमा करो, पढ़ाई किया करो। चलो क्या लग रहा है आंसर? रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कह रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एंड ए और सी को नहीं छेड़ना। केप्ट कांस्टेंट मतलब नहीं छेड़ना, ठीक? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी? सीधा आंसर आगरा, सीधा आंसर आगरा भाई। अगर बी को चेंज किया ही नहीं तो रेट डिपेंड ही नहीं करेगी, है ना? अब कई लोग सोचेंगे सर यहां पर तो 2 लिखा है। बेटा वही वाली बात है, क्वेश्चन पढ़ के। अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने पावर मान लिया था, इसमें नहीं माना। क्वेश्चन का वेरिएशन, इसलिए तो क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसमें तुम पावर मान लोगे, सपोज तुम्हारी इच्छा है कि सर हम मानेंगे, अगर तुम मान लोगे तो ऐसा आएगा, जबकि क्वेश्चन में तो मना कर रहा है ना तुमसे, इसका मतलब ये एलिमेंट्री नहीं है। तो सवाल पढ़ के भी तो दिमाग लगाना है अपना। भाई सवाल दिया इसलिए है ना कि दिमाग चलाओ, कुछ दिमाग भी तो चलाना साथ साथ। तो ये एलिमेंट्री नहीं है, ध्यान रखना, नॉट एलिमेंट्री। पिछले वाले में एलिमेंट्री क्यों माना था? क्योंकि आपको वेरिएशन निकालना था रेट का। इस वाले में एलिमेंट्री नहीं मानना। यहां अगर तुमने इसको 2 ले लिया और बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट तो 4 गुना हो जाएगी ना, जबकि क्वेश्चन में तो मना किया तुमसे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आप, ठीक है? एक और हो जाए, चलो एक और हो जाए, फिर एक होमवर्क दे देंगे आपको, या ये वाला भी आपको होमवर्क दे देते हैं, क्या बोलते हो? हैं पिछला नहीं आया? ओ भाई साहब आ जाओ आ जाओ। 11वीं फेल लोगों, इधर देख लो, इधर देखो, इधर देखो, 11वीं फेल। क्या कहानी थी यहां पर? सवाल को तो पढ़ो। द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज। क्वेश्चन पढ़ना नहीं है तुम्हें और सीधे आंसर देखते हो। द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। बी को तुमने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन अनचेंज है। तो किस बात पे डिपेंड करेगा भाई? अगर तुमने मान लो ऐसा लिखा, सपोज यहां मैं क्या पावर लगाऊं? 0 लगाऊंगा ना। क्या बात कर रहे हो यार, एकदम मतलब कॉमन साइंस नहीं है क्या? बेटा अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन तुम चेंज करोगे तो रेट चेंज नहीं हो तो पावर तो 0 होना चाहिए ना। मान लो तुमने यहां 1 कर दिया तो बी चेंज करने पर रेट चेंज हो जाएगा, 2 कर दिया तो भी हो जाएगा, 3 कर दिया तो भी हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है भाई ये तो। अब समझ में आया कि नहीं? बताओ जरा फटाफट से। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ये लिखा है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन को बदलने पर रेट चेंज नहीं हो रही है तो उसका मतलब क्या है? अरे यार R इज इक्वल टू के, बी की पावर 0 मान लो, चलो ठीक है। ए और सी को तो कांस्टेंट रखा है, कुछ हटा दो उसको, है ना। मान लो तुम बोल रहे हो कि नहीं सर हम ये लेंगे, कोई लोग यहां से कुछ कमजोर बुद्धि वाले बी की पावर यहां 2 लगा रहे हैं, ठीक है। अगर यहां 2 लगा रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां 0 क्यों लगाया? बी चेंज करने पर रेट चेंज नहीं होगी ना, क्यों? बी की पावर 0 का मतलब 1 होता है ना, तो R इज इक्वल टू के, कांस्टेंट आ गया, ये तो बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। जबकि यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? अगर तुमने बी को डबल कर दिया तो ये 4 गुना हो जाएगी रेट। बहुत महान लोग, गजब लोग मिले हैं भाई मुझे मेरी जिंदगी में, हमेशा यही हुआ है। कई पैदल लोग मिले हैं, कई अच्छे भी मिले हैं, लेकिन कई होते हैं, मान गए भाई तुम लोगों को। किसी की पावर 0 का मतलब भी नहीं पता तुम्हें, मतलब इंडिपेंडेंट होता है ना, डिपेंड ही नहीं करता। ओहो वाई नॉट सी, क्या बात है, गजब, वाह। R इज इक्वल टू के, अगर मैंने ऐसा ले लिया, सॉरी बी है ना, पागल कर दोगे तुम लोग मुझे। अगर मैंने ऐसा ले लिया तब भी तो बेटा बी पे डिपेंड करेगी रेट,
सवाल तो पढ़ ले पहले, क्या लिखा है मान लोग। तो रेट जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगी, जब पावर 0 लगाओगे तभी तो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अब बेटा बाकी के दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क है, करना आप है ना, ट्राई करना। होमवर्क, बाकी के दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करेंगे सभी लोग घर पे। ठीक है, एक ये वाला करेंगे और एक ये वाला करेंगे, 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक, और जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ये बात हमारे दिल में बहुत दिनों से थी और हम कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए और आज मुझे पता चला, कुछ पैदल लोगों से मिले हम। ठीक है, थोड़ी सी मैथ सुधार लो अपनी, जितनी अच्छी मैथ्स आपकी होगी उतनी अच्छी आपकी केमिस्ट्री होगी। कौन सी वाली मैथ्स, बचपन वाली, ए की पावर 0 क्या होता है, ए की पावर 1 रखेंगे तो डिपेंड होता है कि नहीं होता है ना। चलो भाई, तो ध्यान रखना क्लास में, देखो अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि डाउट नहीं पूछो, डाउट पूछो आप, तभी तो डाउट बता रहे हैं आपको, है ना। होता है कई बार, छोटी छोटी चीजों में भी मिस्टेक हो जाती है, वही सब दूर करने के लिए तो लाइव क्लास रखी है। चैट है इसलिए तो चल रही है, ये चैट चल रही है, चैट नहीं चैट चल रही है बहुत भयंकर, है ना। और थोड़ी सी कॉमन सेंस भी रखें, ऐसा नहीं कि पढ़ते टाइम आप यही सोचें कि नहीं जो सामने वाला पढ़ा रहा है वही पढ़ना है मुझे। थोड़ा सा दिमाग भी तो चलना चाहिए ना, हल्का हल्का, कि हाँ कोई कैलकुलेशन है तो दिमाग चलना चाहिए, किसी की कुछ पावर है वो वेरी कर रही है तो दिमाग चलना चाहिए, है ना। चलें फिर, चलो अब अपनी मुलाकात होगी नेक्स्ट टर्न पे। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैंने आपको बोला था ना ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करते हैं और कैसे निकलता है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। अभी तो हमने ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे किए, रेट लॉ दे दिया था इसलिए ऑर्डर हमने लिख लिया था। ठीक है, चलें आगे, तो फटाफट से क्विक रिकैप कर लो बस, फिर अपन चलेंगे। क्या क्या हुआ आज, आज का लेक्चर 2 था, पहले हमने होमवर्क किया। ठीक है, होमवर्क देख लो, जितने लोगों का सही आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर ट्राई कर लेना। ग्राफिकल एनालिसिस, रेट लॉ, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टाइम का ग्राफ हो गया, एवरेज रेट हो गई, ऐसे लिखना है। इंस्टेंटेनियस स्लोप लिखना है, tan थीटा के हिसाब से निकाल लेना, थीटा दिया होगा आपको, है ना, स्लोप ऐसे निकलता है। रेट लॉ मेन था आज का अपना, है ना, तो रेट लॉ इस तरीके से डिफाइन किया हमने। रेट लॉ की इक्वेशन हमने लिखी, अल्फा के बराबर एक्स कब होता है और वाई बीटा के बराबर कब होता है, ये चीजें हमने बात करी। ठीक है, एक्सप्लोर किया रेट लॉ को किस तरीके से लिखना है, एक्स अल्फा वाई बीटा कब होता है, जब एलिमेंट्री 1 स्टेप सिंगल स्टेप हो, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, यूनिट ऑफ के कैसे लिखते हैं, फैक्टर ऑफ के किस तरीके से अफेक्ट करता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, टेम्परेचर पर के का वेरिएशन कैसे होता है ना। ये यूनिट हमने लिखी इसकी। ठीक, फिर मैंने कुछ आपको क्वेश्चन कराए, आपने कई लोगों ने अच्छे से सॉल्व भी किए, कई लोगों ने जो है एकदम रायता भी फैलाया है, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब तो। और लास्ट में हमने आपको 2 होमवर्क देकर थैंक यू बोला। ठीक, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है।